नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक हो। प्यारे बच्चों, हमने पिछले भाग में अध्ययन किया था अपने पाठ सजीवों के परस्पर संबंध में। तो प्यारे बच्चों, परिसर अध्ययन भाग 1 और पाठ का शीर्षक है सजीवों के परस्पर संबंध। इस पाठ में प्यारे बच्चों हमने पूर्व भाग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सजीवों की आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास है, इनकी ये सारी आवश्यकताएं परिसर से पूर्ण होती है। इसका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सजीव उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो प्यारे बच्चों कि इन जो सजीव होते हैं, इन सजीवों पर जो जलवायु होती है, अर्थात जो आप कह सकते हो कि जो मौसम होता है, ठीक है, किसी भी जगह की भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो वहाँ की जलवायु होती है और जो मौसम में बदलाव होता है, तो इनके कारण उनके जीवन में भी क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, चाहे वो सजीव मनुष्य हो, प्राणी हो या वृक्ष हो, तो जलवायु के अनुसार सभी में क्या पाए जाते हैं, कुछ परिवर्तन पाए जाते हैं। तो इस भाग में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जलवायु के अनुसार सजीवों में होने वाले परिवर्तन। तो चलो हम गहन अध्ययन के लिए चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। तो बच्चों, आप देख सकते हो आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है, जलवायु के अनुसार सजीवों में होने वाले परिवर्तन, अर्थात अगर जलवायु में बदलाव होता है, ठीक है, तो उस जलवायु के अनुसार सजीवों में किस प्रकार के परिवर्तन हमें लक्षण में आते हैं या हमारे ध्यान में आते हैं। देखिए, हमारे देश में ग्रीष्म काल, वर्षा काल और शीतकाल ये 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म काल अर्थात गर्मी का मौसम, वर्षा काल अर्थात बारिश का मौसम और शीतकाल अर्थात ठंडी का मौसम। ये 3 ऋतुएं क्या है, हमारे देश में मतलब क्रमशः पाई जाती है। ग्रीष्म काल में हमें खूब गर्मी लगती है। आप देखते रहोगे, आपकी गर्मियों की छुट्टी होती होगी तो कितनी गर्मी महसूस होती है, बिना पंखे के हम रह नहीं पाते हैं। उस समय हम सूती कपड़े पहनते हैं। किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सूती अर्थात जो कि बहुत नरम कपड़े होते हैं, मुलायम कपड़े होते हैं और उसमें हमारे शरीर के अंतर्गत उस कपड़ों से हवा क्या होता है, आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो हम ऐसे कपड़ों को पहनते हैं जिससे हमें क्या हो, हमारे शरीर को भरपूर हवा मिले। भरपूर पानी भी पीते हैं। आप देखते रहोगे समय समय पर हमें प्यास लगती रहती है और पसीना भी बहुत होता है, तो हम शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अधिकतर हम पानी पीते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है वर्षा काल। वर्षा काल में बाहर जाने पर शरीर को भीगने से बचाने के लिए छतरी, छाते और कुछ लोग बरसाती कोट भी पहनते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। हालांकि इसमें चित्र नहीं दिया गया है, ये बारिश का चित्र है प्यारे बच्चों। तो इस मौसम में क्या होता है, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें भीगने का डर होता है बारिश से, तो उसके बचने के लिए हम लोग क्या क्या लेकर के जाते हैं, छाता, आप लोग रेनकोट भी लेके जाते रहोगे स्कूल, ठीक है। और शीतकाल की ऋतु में ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। जैसे देख सकते हो बगल में ये जो बच्चा है उसने स्वेटर पहन रखा है, उसके बाद उसने कंटोपा भी पहन रखा है, ठीक है। क्यों, वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए। तो जिस प्रकार इन तीनों ऋतुओं का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार अन्य सजीवों पर भी होता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ठंडी, गर्मी और बारिश से हम प्रभावित होते हैं, इनका असर हमारे ऊपर होता है, प्रभाव होता है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार इनका प्रभाव सजीवों पर भी होता है, ठीक है। ऋतुओं के अनुसार सजीव जगत में होने वाले परिवर्तन हमें प्रत्येक वर्ष दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, ये परिवर्तन हर वर्ष होता है। तो इनमें से कुछ परिवर्तन आप लोग ने नोटिस किया होगा, गौर किया होगा, कुछ आपके ध्यान में आया भी होगा और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, या तो प्यारे बच्चों हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। जैसे शीत ऋतु का वर्णन पतझड़ की ऋतु के रूप में भी करते हैं। जो शीत ऋतु होता है अर्थात ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम को प्यारे बच्चों पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा मौसम है जिस मौसम में अधिकांश वनस्पतियां अपने पत्तों को गिरा देती है, अर्थात पत्तों को झाड़ देती है। इसलिए हम इन्हें पतझड़ का मौसम बोलते हैं, क्योंकि इनके पत्ते झड़ जाते हैं।
क्योंकि शीत ऋतु में बहुत से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, जैसा अभी अभी आप लोग ने पढ़ा, तो इसलिए इसे पतझड़ का मौसम भी कहते हैं या ऋतु कहते हैं। जिन प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं उनमें से कुछ प्राणियों के शरीर के बाल अत्यंत घने होते हैं। इसके कारण ठंड से उनकी अपने आप रक्षा होती है। जैसे आपने गौर किया होगा कि कुछ प्राणी होते हैं, जैसे भालू हो गया, ठीक है, भालू के अलावा आप देख सकते हो कि जंगली जो भैंसे हो गए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाइफ और याक, जो आप चित्र में देखते होगे अल्फाबेट पढ़ते समय, उसके शरीर पे आपने गौर किया होगा तो बहुत सारे बाल होते हैं। तो ठंडी के मौसम आते ही प्राकृतिक तौर पे उनके जो शरीर के बाल हैं वो घने हो जाते हैं, जिसके कारण ठंडी में क्या होती है, उनकी शरीर की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। भेड़ों, कुछ प्रकार की बकरियों और कुछ प्रकार के खरगोशों में तो यह वृद्धि उल्लेखनीय होती है। जैसे कुछ प्रजातियों की जो भेड़ होती है, बकरी होती है और खरगोश होते हैं, उनके शरीर पे बाल क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से अपने आप उग जाते हैं और घने हो जाते हैं, जिससे ठंडी के मौसम में उनकी क्या होती है, सुरक्षा होती है, उनका बचाव होता है। शीतकाल का प्रारंभ होते ही आमों में फूल आने लगते हैं। जैसे आप गांव जाते रहोगे तो आपने गांव में अनुभव किया होगा कि सबसे पहले आम के पेड़ पर क्या आते हैं, फूल आते हैं, ठीक है। फूल से उनका रूपांतरण क्या होता है, छोटे छोटे फलों में होता है, ठीक है। उसी फल से क्या होता है, पूरे आम का फल तैयार होता है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, उनमें फूल आने लगते हैं और उन्हें आम का बौर कहते हैं। क्या कहते हैं, आम का बौर। जैसे आप चित्र में देखिए, ये है आम का बौर, ठीक है, जो फूल की तरह दिखता है, लेकिन कालांतर में कुछ समय के बाद इसका रूपांतरण फल में हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कच्चा आम कहते हैं, छोटे छोटे टिकोले की तरह, और बाद में यही बड़े होकर के पके हुए आम का रूप लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे नया शब्द सीखो में दिया गया है, कोपल। इसको हम पल्लव भी कहते हैं। पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियां। जो कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ पे जो पत्ते होते हैं उनमें एकदम छोटे छोटे, एकदम चमकदार और लालछौ रंग की पत्तियां दिखाई देती है। इसे हम कोपल बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही नरम भी होती है। यह लालछौ रंग की होती है। जब ये बढ़कर बड़ी होने लगती है तब एक ओर उनका रंग बदलकर हरा हो जाता है। तब इनका रंग किसमें परिवर्तित होने लगता है, एक ओर से हरे रंग में ये रूपांतरित होने लगते हैं। आगे देखिए, फरवरी माह समाप्त होते होते सर्दी का प्रभाव कम होने लगता है। जैसे फरवरी का महीना खत्म होता है, धीरे धीरे ठंडी क्या होने लगती है प्यारे बच्चों, खत्म होने लगती है। और मार्च का माह शुरू होते ही गर्मी का अनुभव होने लगता है। वातावरण में जो तापमान होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। सर्दी समाप्त होने पर गर्मी शुरू हो जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे सर्दी खत्म होती है, अर्थात ठंडी खत्म होती है, फिर धीरे धीरे किसकी शुरुआत होती है, गर्मी की। इस समय अधिकांश पेड़ों में कोपले फूटती है। जैसा अभी हमने पढ़ा, कोपले का मतलब क्या होता है, पेड़ पे आने वाली नई तथा कोमल पत्तियां। जंगलों में सब ओर ललछो रंग वाली मुलायम कोमल पत्तियां दिखने लगती है। कोयल पक्षी की सुरीली आवाज भी कुछ स्थानों पर सुनाई पड़ती है। आप देखोगे जंगल के अंदर तो हर जगह नए नए ये लालछो पत्तियां आने के वजह से पूरे जंगल का जो दृश्य होता है काफी सुहावना होता है। सब जगह पे ललछो रंग की पत्तियां दिखाई देती है और कुछ स्थानों पर कोयल की आवाज भी सुनाई देती है। आपको भी पसंद होगा कोयल की आवाज। गर्मी में बाजार में आम तथा तरबूज भरपूर आते हैं। उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा होगा कि बाजार में क्या होते हैं, पके हुए आम और तरबूज ये आता है, जिसे आप लोग भी कभी कभी ठेले पे खाते रहोगे। यह इन फलों का मौसम होता है। किनका मौसम होता है, आम तथा तरबूज का। कौन सा मौसम, गर्मी। महाराष्ट्र में सर्वत्र आम के पेड़ होने पर भी आम के लिए कोकड़ विशेष रूप से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र के अधिकांश हम जिलों में जाएं तो आम का उत्पादन होता है, परंतु कोकड़ विशेष रूप से इसमें प्रसिद्ध है। यहाँ की आम क्या होती है, बहुत ही उच्चम दर्जे की होती है और यहाँ पे भरपूर मात्रा में आम की पैदावार होती है। कोकड़ में गर्मी में आम के साथ ही काजू का भी मौसम होता है। यहाँ आम के साथ साथ काजू के भी क्या होते हैं, मतलब फलों की वृद्धि होती है। पहाड़ी ढलानों पर काजू के झुग्गों के लाल पीले ढोंड सर्वस्त्र दिखाई देते हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ तो जिस प्रकार से जैसे आप चित्र में देख रहे हो, वैसे काजू के जो छुपे होते हैं लाल पीले, ये आपको ढोंड की तरह इकट्ठे लटके हुए आपको सर्वस्त्र दिखाई देते हैं कोकण के जगह जगहों पे।
तो प्यारे बच्चों, अब हमने देखा, सबसे पहले हमने वर्षा काल का मौसम देखा, फिर हमने शीतकाल देखा। अब शीतकाल के बाद प्यारे बच्चों, जब जून का महीना शुरू होता है तब वर्षा काल का मौसम आता है। आप भी अनुभव किए रहोगे, जब स्कूल खुलता है तो आप उस समय कब आते हो? बारिश का समय होता है, आप छाते और रेनकोट के साथ आते हो, ठीक है। तो जून का महीना, जून माह में आकाश में सर्वत्र काले बादल अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। जैसे जून का महीना आता है वैसे आकाश में अगर आप गौर करोगे तो सब जगह पे काले काले बादल दिखाई देते हैं। काले बादल अर्थात ये बारिश के सूचक होते हैं। बरसात की आहट लग जाती है। उस समय तक बाजार में कटहल, करौदे तथा जामुन के फल भी आ जाते हैं। ये किस समय तक आ जाते हैं? जून के महीने तक। घास और अन्य कुछ बरसाती वनस्पतियों के बीच सर्वस्व बिखरे होते हैं, ठीक है। किस मौसम में? जून के माह में घास और कुछ अन्य बरसाती वनस्पतियों के बीच सर्वस्व बिखरे होते हैं और बरसात होते इन बीजों में अंकुर फूटते हैं। जब ये बीज क्या होते हैं? यहाँ वहां बिखरे रहते हैं इस माह के अंदर, और जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा का पानी पाते ही और जमीन के संपर्क में आने से क्या होता है प्यारे बच्चों? इन बीजों में अंकुर फूटते हैं। घास और कुछ अन्य वनस्पतियां फिर बढ़ने लगती है। आसपास की सभी ओर की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। फिर छोटे छोटे जब पौधे निकलते तो सर्वत्र हमें हरियाली दिखाई देती है, जो कि हमारे मन को मोह लेती है। और आप ये भी कह सकते हो कि उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो हमारी आंखों को शीतलता प्राप्त हो, अर्थात ठंडक प्राप्त हो रही है। कभी कभी किसी सायकाल को 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, जिसे आप लोग रैम्बो बोलते हैं, ठीक है। तो वर्षा के मौसम में कभी कभी ये 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी हमारे नजर में आता है। चारों ओर पानी होते ही मेढक दिखने लगते हैं। जो मेढक हमें वर्ष भर नहीं दिखाई देता है प्यारे बच्चों, वो बरसात के आते ही हमें दिखाई देने लगता है। वो भी अपनी उपस्थिति हमें बताने लगते हैं। कभी कभी एक ही सुर में उनकी टर टर की आवाज कानों में पड़ती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हम अपने गांवों की तरफ जाते हैं तो सामान्यतः वर्षा के मौसम में हमें मेढक की टरटर आवाज सुनाई देती है। बरसात समाप्त होते ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इससे मेढकों को कष्ट होता है, अर्थात वो ठंडी को सहन नहीं कर पाते। वे जमीन के अंदर गहराई में जाकर नींद लेते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर वो जाके छुप जाते हैं। उनकी यह नींद लगभग 7-8 माह तक चलती रहती है, अर्थात जब 8 महीने के बाद पुनः बरसात का जब मौसम आता है तब उनकी ये नींद खुलती है। आप कह सकते हो तब वो जमीन से बाहर आते हैं, तब तक वो जमीन में छुपे ही रहते हैं। भोजन के लिए हम खेती पर निर्भर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम भी भोजन के लिए किस पर निर्भर है? खेती पर। बरसात, ठंडी तथा गर्मी की ऋतुओं में खेती संबंधी निश्चित काम करते हैं। और क्यों हम निश्चित काम करते हैं? क्योंकि कुछ खेती से प्राप्त होने वाली जो फसल है वो बरसात के मौसम में पैदावार होती है। कुछ फसलों की जो वृद्धि होती है उनकी पैदावार ठंडी के मौसम में होती है, और कुछ जो फसल ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी की ऋतु में प्राप्त होते हैं। तो हम ऋतुओं के अनुसार क्या करते हैं? खेती संबंधी निश्चित काम भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आकर के हमने अपने इस पाठ को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। हम पुनः चलते हैं श्याम पट की ओर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने पाठ को पूर्ण कर लिया और इस पाठ के कुछ स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी है, जिनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तो इस भाग में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।